हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्य प्रदेश स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो पिछली सीटेट परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें। दोस्तों, एक कमी आप लोगों में मुझे नज़र आई है, वो ये है कि आप कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, कमेंट करने से देखो मुझे ये पता लग जाता है कि देखो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो वो भी बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी बताएं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? देखो, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है और आप कहेंगे सर ऐसा ईजी क्वेश्चन कहाँ से ले आए। ठीक है, देखो दोस्तों, ईजी नहीं है। देखो, ये पशु है ना, ये कभी पक्षी पढ़ने में आ जाता है। क्या पढ़ने में आ जाता है? पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो आप क्या लगा देंगे? सीधा मोर लगा देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में जब डिप्रेशन होता है ना आपको, ठीक है, तो उस दौरान आप यही करते हैं। इसलिए यहाँ पूछा राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पेंथेरा टाइग्रिस है। और भारतीय प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। और एक और बात बता दूँ आप लोगों को कि 1973 में, ठीक है, कब? 1973 में। ठीक है, और बाघ को क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? देखो दोस्तों, सागरीय खरपतवार की बात चल रही है। ठीक है, देखो, जो महासागरों में उगते हैं, सागरीय खरपतवार क्या होते हैं? महासागरों में उगने वाले खरपतवार। ठीक है, तो ये किसके स्रोत होते हैं? क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के और लोहा के। तो दोस्तों, जो सागरीय खरपतवार होते हैं वो किसके स्रोत होते हैं? आयोडीन के स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? देखो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूँ, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था भारत में? कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, तो 1973 हो जाएगा। और इसको क्यों लाया गया है? टाइगर की कम होती संख्या को रोकने के लिए तथा उसके संरक्षण के लिए। किसके द्वारा लाया गया है? भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा। किसके द्वारा? वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना आप। ठीक है, और कब लाया गया? 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? देखो, दूध, आम और गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का और सेब, दही, मांस। ठीक है, तो देखो प्रोटीन की प्रचुरता, देखो प्रोटीन की सर्वाधिक प्रचुरता किस में होती है? देखो दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन, चना और मक्का। ठीक है, तीनों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। और सोयाबीन का तो आपको पता ही है, सोयाबीन में लगभग 42 से 43% प्रोटीन होता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो किस में होती है? सोयाबीन में होती है। ठीक है दोस्तों, सोयाबीन, चना तथा मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से, देखो दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशरकोर। ठीक है, कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशरकोर। ये ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? क्वाशरकोर। ठीक है, और जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, देखो, जो लोग दुबले पतले होते हैं, खूब खाते हैं पीते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? मोटे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये उनके सूखा रोग हो गया है प्रोटीन की कमी से। तो उनको प्रोटीन लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए ज़्यादा, सोयाबीन खाना चाहिए उनको, मक्का खाना चाहिए, इसके अलावा चना खाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो उनके अंदर क्या है? प्रोटीन की प्रचुरता होगी। और प्रोटीन की प्रचुरता होगी तो देखो क्वाशरकोर रोग नहीं होगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर? देखो, सूर्य से दूरी पर, सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर और पृष्ठीय ताप पर। देखो दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, तो दोस्तों ये किस पर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर करता है। ठीक है, किस पर करता है? पृष्ठीय ताप पर। थ्योरी देख लीजिए, किसी तारे या नक्षत्र, ठीक है, तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। ये बात ध्यान रखना, जो नीला रंग होता है वो क्या करता है? सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। वनों के महत्व का कारण है। देखो दोस्तों, वनों का महत्व, देखो वनों का महत्व क्यों है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन सिल्वर और ग्रीन हाउस। ठीक है, तो देखो वनों का महत्व का कारण क्या है? ग्रीन गोल्ड। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीन गोल्ड। ठीक है, और ग्रीन गोल्ड क्या होता है? हरा सोना। ठीक है, वनों का महत्व हरा सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? देखो, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पक्षी और पशु। ठीक है दोस्तों,
तो देखो पृथ्वी का अपमार्जक की बात चल रही है, तो जीवाणु और कवक, ठीक है, जीवाणु और कवक दोनों होते हैं, ये क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक आप जानते हो विघटित करने वाले हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सफाई कर देते हैं, सबको खा पी कर क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये जीव अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित, क्या, अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थ को खाकर, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं, ठीक है, और ये मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िया। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, देखो दोस्तों, मैंने अभी जस्ट पहला क्वेश्चन बताया, वहाँ भी बताया था मैंने कि आप पशु को पक्षी न पढ़ ले, ऐसे कथक है, यहाँ कथकली नहीं है। बहुत से बच्चे कथकली समझ जाते हैं, ठीक है। तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों देखो, कथक जो नृत्य है, ठीक है, वो उत्तर भारत का है, ठीक है। कहाँ का है? उत्तर भारत का है। इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है। आगे बात समझ में, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। देखो, कथक जो नृत्य है वो उत्तर भारत का है, और कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है? केरल का। आगे बात समझ में, कथकली केरल का है, तो इसलिए यहाँ कथक उत्तर भारत का है। और उत्तर भारत की अपन बात करें तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की, किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भाव प्रधान होता है, ठीक है। भाव प्रदान का मतलब क्या है, ठीक है, भाव प्रदान का मतलब क्या होता है? भाव प्रदान का मतलब होता है जैसे खुद गाती भी जाएंगे और साथ के साथ में डांस भी करते जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा, ठीक है, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? कथानक प्रस्तुतिकरण, कोई कथा के रूप में बोलते जाते हैं और वो डांस करते रहते हैं, ठीक है। और इसका विकल्प में कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो कथक नृत्य एक बार देखिए, ये महिला देखो कथक नृत्य कर रही है। इस तरह की आकृति आप देखेंगे और इस तरह के डांस आप टीवी में देखना, कहीं बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये देखिए आप, ये कथक नृत्य की प्रस्तुतियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे कथक नृत्य किया जाता है और ये उत्तर भारत का प्रचलित नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ठीक है, तो देखो रबी की फसल पूछा है आपसे दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा है? रबी की फसल, चावल, चना, मूंगफली और कपास। देखो दोस्तों, रबी की पूछा है, ठीक है। रबी मतलब जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो दोस्तों देखो, रबी की फसल क्या हो जाएगी इसमें? देखो चना, चना ही हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चावल तो खरीफ की है, मूंगफली भी खरीफ की है और कपास भी खरीफ का है, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर यानी कि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। इसके अंदर कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक और कीट। देखो पोलियो का कारण पूछा है। देखो पोलियो किस कारण से होता है, ठीक है। तो पोलियो जो है वो क्या है? विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। थ्योरी देख लीजिए, पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस, पोलियो का जो वायरस होता है वो भोजन पानी के साथ, ठीक है, भोजन के और पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। अगर आप देखो गंदा पानी लेते हैं और गंदा भोजन करते हैं तो इसके माध्यम से ये शरीर में प्रवेश कर जाता है तथा तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो दोस्तों, पर्यावरण दिवस 4 जून, 5 जून, 15 जून और 26 जून। तो आपको पता है ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, ठीक है। इस तरह से पूछा जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। थ्योरी देख लीजिए, पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी? 1972 में। कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में, ठीक है। और यहीं से पर्यावरण दिवस को मनाना चालू किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की बात है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के द्वारा आने वाले प्रकाश को जो पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। और उससे क्या करते हैं? पौधे भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? यानी कि सबसे अधिक होती है नीले में, पीले में, लाल में और हरे में, ठीक है। तो दोस्तों देखो, लाल रंग में सर्वाधिक होती है कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये बात ध्यान रखना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो लाल रंग में सर्वाधिक होती है। थ्योरी देख लीजिए, पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे क्या होती है? तीव्र होती है। नीले
में लाल से कुछ कम, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो नीले रंग में उससे कम होती है, किससे कम, लाल रंग से कम, ठीक है। तथा हरी और बैंगनी किरणों में, ठीक है, हरी और बैंगनी, हरे रंग की और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। अगर हरे रंग है और बैंगनी रंग है तो उनमें ये क्रिया क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। भिंडी में पाया जाता है, ठीक है। देखो दोस्तों भिंडी की बात चल रही है तो भिंडी में क्या पाया जाता है, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। तो दोस्तों देखो विटामिन सी तो किस में पाया जाता है, सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, विटामिन ए सर्वाधिक भिंडी में, ठीक है। भिंडी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। तो थ्योरी देख लीजिए आप। नहीं, इसमें दोस्तों देखो फास्फोरस भी तो पाया जाएगा, ठीक है, फास्फोरस भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भिंडी की सब्जी में फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। देखो दोस्तों भारत में फलों की बात चल रही है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से फल उगाए जाते हैं, नींबू, अमरूद, ठीक है, नींबू, अमरूद, आम और पपीता, ठीक है, आम और पपीता, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो उगाया जाता है वो कौन से फल उगाए जाते हैं, आम उगाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन देख लीजिए आप, थ्योरी इसकी। भारत में फलों के अंतर्गत आम की खेती सर्वाधिक की जाती है, ठीक है, उत्तर भारत तथा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उत्तर भारत तथा आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। देखो दोस्तों खूब पढ़ाया मैंने, बार बार जब भी पढ़ाया चिपको आंदोलन खूब पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के रेणी नामक गाँव में, ठीक है, रेणी नामक गाँव में और ये आंदोलन चला था, ठीक है दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। सन याद रखिए आप, कहाँ हुई थी, उत्तराखंड में, ठीक है। कौन से गांव में, रेणी नामक गांव में, ठीक है। किस जिले में, चमोली जिले में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, ये दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। और वृक्ष काटने के विरुद्ध ये आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से जैविक घटक है। देखो दोस्तों जैविक घटक, पादप, मृदा, वायु और जल। देखो जैविक घटक की बात चल रही है, जैविक घटक, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पादप, ठीक है। पादप जैविक घटक है क्योंकि इसमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। क्या होती है, जीवन की भी होती है और उत्पादन की क्षमता भी होती है, इसलिए ये क्या है, जैविक घटक है। जल, वायु तथा मृदा, जल, वायु तथा मृदा ये क्या है, अजैविक घटक है, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है, ठीक है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। देखो रासायनिक उर्वरक यूरिया तो है बिल्कुल, पोटास भी है, फास्फोरस फास्फेट भी है, यानी कि कंपोस्ट खाद है, वो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। थ्योरी देख लीजिए आप। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यूरिया, पोटास तथा फास्फोरस रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये तीनों किसमें आते हैं, रासायनिक उर्वरक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। देखो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। सबको पता है दोस्तों नाइट्रोजन का सर्वाधिक है, कितना है, 78%। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। देखो दोस्तों अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक यानी कि अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक प्रभाव करने वाला कौन है, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित करने। तो देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये अम्ल वर्षा के लिए वृहद प्रदूषक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। एनसीटीई का उद्देश्य है। देखो दोस्तों एनसीटीई शिक्षालय खोलना, विद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध बढ़ावा देना और विद्यालय को अनुदान देना। किसका, एनसीटीई का, एनसीटीई। जिन ने बीएड किया है दोस्तों उनको सबको पता है एनसीटीई क्या होता है, क्या होता है, आप फुल फॉर्म देख लीजिए इसकी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, एनसीटी की फुल फॉर्म। ये आपसे पेडागोजी में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन,
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव की बात चल रही है दोस्तों। 2 अक्टूबर, तो यहाँ तो गांधी जयंती मनाई जाती है। 1 जुलाई, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है बी नंबर का, ठीक है। यानी कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और आप बताइए 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह, ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। जल जनित रोग है, देखो जल जनित अतिसार, छोटी माता, मस्तिष्क ज्वर और रक्ताल्पता, ठीक है। जल जनित है, देखो जल से होने वाला रोग है। तो दोस्तों जल से होने वाला रोग कौन सा है? अतिसार, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल जनित रोग का तात्पर्य क्या है? जल से उत्पन्न होने वाला रोग, ठीक है। अतिसार रोग जल से उत्पन्न रोग होता है। जबकि छोटी माता जो होती है क्या होती है? विषाणु जनित होती है, विषाणु जनित, ठीक है, यानी कि वायरस के द्वारा, ठीक है। और रक्ताल्पता लोहे की कमी से, ठीक है। रक्ताल्पता किससे होती है? लोहे की कमी से। तथा मस्तिष्क रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। वायु प्रदूषण का कारण है, देखो दोस्तों वायु प्रदूषण कीटनाशक, सीवेज, धुआं और ध्वनि विस्तारक। देखो ध्वनि विस्तारक यंत्रों से तो वायु प्रदूषण कैसे होगा भाई? सीवेज यानी कि कोई पाइपलाइन वगैरह कोई फैक्ट्री में जल गई है ना, तो उससे भी वायु प्रदूषण थोड़ी होगा, ठीक है। तो धुआं ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप इसकी। धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की क्या होती है? अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर क्या कर देती है? प्रदूषित कर देती है। ये गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है, ठीक है। देखो दोस्तों मनी प्लांट नहीं, सिनकोना प्लांट ये भी नहीं है, यूकल ये तो है बिल्कुल। सिनकोना के पेड़ से तो की प्राप्त की जाती है कुनेन, ठीक है। कुनाइन यहाँ कुनाइन के रूप में दे रखा है, इसको कुनेन ऐसे भी आ जाता है पेपर में, कुनेन, ठीक है। कुनेन नामक दवा किससे प्राप्त जाती थी? तो सिनकोना के पेड़ से। और एकोनाइट प्लांट और यूकेलिप्टस तो इनसे तो बनाई जाती नहीं, तो सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। देखो 71%, देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी का देखो इतना परसेंट जो भाग है, ठीक है, यानी कि 71%, ठीक है, इतना परसेंट 71% भाग ये क्या है? जल से ढका हुआ है, ठीक है। तो यह सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा 29%, कितना? 29% जो भाग होता है वो क्या है? स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। निम्नलिखित में जल संकट का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में जल संकट का, ठीक है, तो नगरीकरण, औद्योगिकरण, अम्ल वर्षा और विश्व के तापमान में वृद्धि, ठीक है। तो जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो क्या है दोस्तों? बढ़ता नगरीकरण, ठीक है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, ठीक है। नगरीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण जल संकट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? देखो दोस्तों सदाबहार नीम, इमली, बबूल, सहतूत, ठीक है। तो सहतूत जो है, ठीक है, वही सदाबहार पेड़ नहीं है, ठीक है। सदाबहार पौधे ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है, ठीक है, कैसे को कहा जाता है? जिन पर हर मौसम में पत्ते रहते हैं। तो देखो दोस्तों नीम पर हर मौसम में पत्ते रहते हैं, इमली पर भी रहते हैं, बबूल पर भी रहते हैं, लेकिन सहतूत पर नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त और मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत की बात चल रही है, गान की बात नहीं चल रही है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय गान की बात पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन यहाँ राष्ट्रगीत की पूछा है तो क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पिलानी, जयपुर, दिल्ली और आगरा, ठीक है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पिलानी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? पिलानी में। थ्योरी देख लीजिए। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत, किसके तहत? राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई नहीं, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। किसका किया जाता है? फेदोमीटर। फेदोमीटर यानी कि गहराई मापने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। ध्वनि डेसिबल, बिल्कुल ध्वनि, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और तापमान और वायु दाब, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है ही सही, यानी कि ध्वनि मापन की इकाई क्या है? डेसिबल, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, पेपर में आज कई बार आ चुका है ये, कि मनुष्य के लिए कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है? तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या होती है? हानिकारक होती है। तो ये टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर लीजिए दोस्तों। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कोई कमी हो वीडियो में तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आप, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है।